Very good afternoon, all of you. Welcome back. I'm Nagakumar, and I'll be just taking up your data types and the operators for today. Hope everybody is safe and listening to session, and everybody has your pen and paper with you. जैसा पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया था, आप अपने अपने पेन और पेपर अपने आपके साथ रख लीजिएगा ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो अपने बुक में नोट कर लीजिएगा प्लीज। एंड जब भी मेरा सेशन खत्म हो जाता है, सेशन होने के बाद अपने अपने कैजाला ग्रुप में आप क्वेश्चन व्हाट शुड बी स्ट्रेस्ड, व्हाट शुड बी गिवन विथ मोर इंपॉर्टेंस while you prepare for your certification exam and prepare for your course. I repeat, the fundamentals will be 15 to 20%, and the basics like variables, expressions, and all of this will be 40 to 45%. That's where we are stressing more on this portion. And then control flow, which is talking about your if conditional statements and your while loops, for loops, all of that will be your 15 to 20%, and 10 to 20, 15% will be object oriented programming, which we have already discussed on theoretical part. We will see all that in practical programming. And then compile and debug, like how do we run your code, how do we get your outputs, how do you see your runnable mode, all that we'll see in your 5 to 10% of the operations. Now I repeat all of this, जितने भी यहाँ पे कंटेंट दिया गया है हम हर दिन ये रिपीट कर रहे हैं ताकि आप समझ सके कहाँ पे स्ट्रेस करना है, कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, ये आप समझ सके क्लियरली। इसलिए हम ये रिपीटेडली हमको आपको दिखा रहे हैं। सो एंड आपका जो यहाँ पे स्प्लिट दिया गया है, फंडामेंटल्स 15% पूछा जाएगा और 40 टू 45% ये वेरिएबल्स एक्सप्रेशंस में पूछा जाएगा। तो ज़्यादा हमको यहाँ पे स्ट्रेस करना होगा, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके में सीखना होगा। एंड तीसरा कॉन्सेप्ट जो कंट्रोल फ्लो है, वो इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स फॉर लूप्स कैसे बनते हैं वो सब हमको सीखना होगा। एंड फोर्थ इज आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑलरेडी थियोरेटिकल बताया गया है, अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स के वास्ते आपको और भी सिखाया जाएगा। सो आप ध्यान से आप टाइम स्पेंड करके प्रैक्टिस करके ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सीखना पड़ेगा। एंड लास्ट इज कोड कैसा रन होगा, कैसा आउटपुट देगा, ये सब कुछ ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें 5 to 10% का आपको क्वेश्चंस आएंगे। और कुल मिला के ये सारे कॉन्सेप्ट्स में मिला के आपको 70% आना चाहिए होगा ताकि आपका एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर हो जाए। आई रिपीट, पीपल who get 70% or more will be getting this certificate from Microsoft. So ensure you concentrate according to the given scope. Now, as we have done with yesterday's session with something called data types. So कल के दिन में हम लोगों ने देखा था डेटा टाइप्स यूज करने के लिए दो तरीके के डेटा टाइप्स थे, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो बेसिक डेटा टाइप्स थे जो हमको पता था, इंट फ्लोट या जो भी डेटा टाइप्स थे, वो डेटा टाइप्स हम लोग देख देख चुके थे। और जो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो बाद में जब हमारा बेसिक्स खत्म हो जाता है तो हम लोग वो एरेज या स्टैक्स ये सारे चीज़ें हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हम लोग देखते हैं बाद में। अभी हम लोग इतना देखते हैं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम लोगों ने कल देखी है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में कैसा कन्वर्ट करते हैं। यानी अगर हम इंट डेटा टाइप यूज करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाद में अगर वो फ्लोट को कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इंटीजर डेटा वैल्यूज लिए हैं उसको स्ट्रिंग में कैसा कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्शन को हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ये कन्वर्शन कैसा करते हैं, दैट कन्वर्शन जावा में कितने तरीके से हम लोग ये जावा में कन्वर्शन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आज के क्लास में सीखते हैं। और जब ये कन्वर्शन भी हो जाता है, कन्वर्शन होने के बाद, कन्वर्शन कंप्लीट होने के बाद
हम ये डेटा को कुछ एक्सप्रेशन बनाना चाहिए होता है, यानी कि कुछ ऑपरेशन करना चाहिए होता है। वो ऑपरेशन करने के लिए हम लोग कुछ ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। वो ऑपरेटर्स भी हम लोग सीखते हैं। आज दो चीजें हम लोग सीखते हैं। एक है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए क्या कैसे करते हैं, दैट्स योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट इज हाउ डू यू ऑपरेट विद दिस डेटा वेरिएबल्स। जो भी हम लोग डेटा वेरिएबल्स और लिटरल्स क्रिएट करते हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। दैट यूटिलाइजेशन इज डन विद समथिंग कॉल्ड ऑपरेटर्स। आज के दिन में दो कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखते हैं। द फर्स्ट इज टाइप कास्टिंग एंड द सेकेंड थिंग इज ऑपरेटर्स। I repeat, we will see two concepts today. First one is typecasting and the second one is operators. Now we see what are the different kinds of typecasting that we have it in Java, and also we will see the different kind of operators that we have it in Java programming. So we'll now look at what is this typecasting and how we can implement it in Java programming. अभी हम लोग देखते हैं ये जावा में एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में कैसा कन्वर्ट करते हैं, एंड जब कन्वर्ट करते हैं तो कितने तरीके हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, टाइपकास्टिंग इज नथिंग बट ए प्रोसेस। एक प्रोसेस है जिसको यूज करके हम लोग एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसा कन्वर्ट करते हैं, दैट्स योर टाइपकास्टिंग। अगर हम लोग जावा में देखते हैं तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइपकास्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्शंस दैट वी हैव इट। ये कन्वर्शंस को हम लोग अगर बेसिक कन्वर्शन अगर हम लोग देखते हैं तो दो तरीके के होते हैं। वो है वाइड प्रिमिटिव कन्वर्शंस एंड नैरोइंग प्रिमिटिव कन्वर्शंस। ये वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्शंस जो होते हैं वो छोटे टाइप को लेके बड़े टाइप में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग यस्टरडेज के क्लास में देख चुके हैं। 8 बिट का डेटा टाइप है बाइट। नंबर्स में अगर नंबर्स डेटा टाइप अगर कंसिडर करके जाते हैं तो नंबर डेटा टाइप में बहुत छोटा डेटा टाइप था बाइट, और उससे थोड़ा बड़ा डेटा टाइप था शॉर्ट, उससे भी बड़ा डेटा टाइप था इंट, और उससे भी बड़ा डेटा टाइप था लॉन्ग। अगर हम लोग ये वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्शन अगर देखते हैं तो हम लोग बाइट डेटा टाइप को लॉन्ग में कैसा कन्वर्ट करते हैं, या फिर अगर हमारा शॉर्ट डेटा टाइप को इंट में कैसा कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्शन। अगर हम लोग नैरोइंग प्रिमिटिव कन्वर्शन अगर देखते हैं तो बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट्स योर नैरोइंग कन्वर्शन। और बाकी के जितने भी अगर हम लोग देख रहे हैं, ऑल दैट आर हायर लेवल लर्निंग। बेसिक्स हम लोग ये कोर्स में हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। हमारे बेसिक में जितने भी है दैट इज योर वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्शन और नैरोइंग प्रिमिटिव कन्वर्शन। अगर हम लोग वाइडनिंग रेफरेंस कन्वर्शन या नैरोइंग रेफरेंस कन्वर्शन अगर आप ये सीखना चाहते हो तो हम लोग एक लिंक भी शेयर करेंगे आज के सेशन के बाद। वो लिंक देके ऑफिशियल ऑरेकल वेबसाइट का हम लोग लिंक दे देंगे, वहां से आप देख के समझ सकते हो। हाँ, जितना हमारे कोर्स में है वो वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्शन है और नैरोइंग प्रिमिटिव कन्वर्शन है। सो बाकी के जितने भी कन्वर्शंस है वो कन्वर्शंस का सपोर्ट हमारा जावा बहुत अच्छी तरह से करती है। सो अगर हम ये कन्वर्शंस को सीखना चाहते हैं, हम लोग एक लिंक आपको शेयर कर देंगे, वो लिंक देख के आप समझ सकते हो। जितना हमको है ये सिलेबस में है वो है वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्शन और नैरोइंग प्रिमिटिव कन्वर्शन। वो दोनों कन्वर्शंस अभी हम देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं और एक प्रोग्राम भी देखते हैं इन इन दोनों कन्वर्शंस के लिए। सो अभी हम लोग पहला कन्वर्शन देखते हैं विच इज वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्शन। आई रिपीट, the typecasting that is supported or the conversions that are supported in Java programming are huge. We have multiple ways of converting one type into another type or one value into other value with multiple conversion facilities that we have it. But in our course, we have only two things that are available, that is widening primitive conversion and narrowing primitive conversion. If
you wanted to learn more, you beyond this, if at all you want to learn about your identity conversion, string conversion and all of this, then we will share you a link today in all the Kaizala groups. You can go through and understand the remaining conversions. But for the two conversions that we have it, like widening and narrowing primitive conversions, we will look at them with clear understanding and also with the examples. अभी हम लोग देख रहे हैं वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्शन। मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये वाइडनिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप कन्वर्शंस ये होते हैं कि हमारे छोटा सा छोटा डेटा टाइप को बड़े से बड़ा डेटा टाइप तक हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा छोटा डेटा टाइप अगर देखते हैं तो 8 बिट का डेटा टाइप है हमारा बाइट, और शॉर्ट है 16 बिट का डेटा टाइप। अगर हम ये 8 बाइट का डेटा टाइप को अगर हमारे फ्लोट या लॉन्ग डेटा टाइप में अगर कन्वर्ट कर सकते हो तो यू यूज समथिंग कॉल्ड वाइडनिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप, वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्शंस। इसमें क्या होता है, यानी कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आपके पास एक बड़ा सा कंटेनर है और एक छोटा कंटेनर है, हम आसानी से छोटा कंटेनर को बड़ा कंटेनर में रख सकते हैं या फिर बड़ा कंटेनर को छोटा कंटेनर में। जितना मैं समझता हूं कि बड़ा कंटेनर में छोटा कंटेनर रखना इजी होता है। So that kind of easy conversion is your widening primitive conversion. एक छोटा सा कंटेनर को जैसा हम लोग आसानी से बड़ा कंटेनर में रखते हैं, उसी तरह हमारा छोटा डेटा को हम लोग छोटा डेटा टाइप में भी यूज कर सकते हैं या फिर बड़े डेटा टाइप में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आई विल स्टार्ट यूजिंग IntelliJ। हम लोगों ने कल के दिन में एक प्रोग्राम ऑलरेडी वी हैव डन वन प्रोग्राम, ओपन रीसेंट डेटा टाइप्स एग्जांपल। आई विल ओपन इट इन द न्यू विंडो। जो हम लोगों ने कल के दिन में एग्जांपल किए थे उसी एग्जांपल को मैं वापस ला लिया हूं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आई विल टेक अप एंड प्रिंट दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को ले लिया हूं, इसको कहता हूं बाइट वेरिएबल, बाइट num1 लिखता हूं। और ये num1 में मैं अभी क्या करता हूं, num1 को वैल्यू असाइन करता हूं, num1 इक्वल टू 100। अभी मुझे ये बताओ, अभी मेरा 100 वैल्यू कौन सा टाइप का हो गया है। अगर हम देखते हैं तो मेरा 100 का वैल्यू हो गया है 100, बट वो टाइप हो गया है बाइट टाइप। अभी अगर ये वेरिएबल को देखते हैं तो वो वेरिएबल है बाइट टाइप वेरिएबल। num1 बाइट टाइप वेरिएबल हो गया है और 100 हो गया है यार 100 हो गया है बाइट टाइप लिटरल। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वंस आई वांटेड टू प्रिंट इट, आई विल जस्ट गेट दिस प्रिंटेड। जब हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा डेटा बहुत छोटा है, द वैल्यू इज वेरी स्मॉल विच इज 100 ओनली। अभी इस 100 को मैं बहुत आसानी से यूटिलाइज कर पा रहा हूं बिकॉज मेरा बाइट का रेंज है -128 से लेके 127 तक। अभी ये रेंज के अंदर है, सो आई एम एबल टू यूज दिस स्मॉल डेटा। अभी इसी स्मॉल डेटा को एक छोटा सा, जैसा हम लोग पहले बोल रहे थे, एक छोटा ग्लास का पानी को हम लोग एक बड़ा कंटेनर में भी डाल सकते हैं। सिमिलरली एक छोटा वैल्यू को हम लोग एक छोटे ग्लास में भी डाल सकते हैं या फिर हम बड़े कंटेनर में भी डाल सकते हैं। सिमिलरली हमारे ये छोटे वैल्यू 100 वैल्यू को हम लोग बाइट में भी स्टोर कर सकते हैं और बहुत आसानी से हम लोग इंट में भी स्टोर कर सकते हैं। अभी हम लोग ये जो बाइट में स्टोर कर रहे हैं, अगर हमको ये वैल्यू को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो वो कन्वर्ट करने के लिए मैं अभी दूसरा वैल्यू ले लेता हूं, इंट num2। अभी मैं क्या करता हूं, अभी num2 को मैं num1 के वैल्यू को असाइन कर ले रहा हूं। देखो अभी ये num1 है बाइट टाइप, मैं बाइट टाइप को इंटीजर टाइप को असाइन कर रहा हूं। मेरा बाइट बाइट का जो वेरिएबल है उसको मैं
इंट का वेरिएबल को असाइन कर रहा हूं, और जब भी मैं ये प्रिंट कर रहा हूं, जब भी मैं ये प्रिंट कर रहा हूं, तो मुझे वही आउटपुट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अभी आउटपुट आ रहा है, ये मुझे 100 दिख रहा है, वो 100 अभी इंटीजर टाइप का है। पहले जहाँ पे मैं ये num1 पे जब इनिशियलाइज किया हूँ, ये 100 बाइट टाइप का था। जब भी मैं ये num2 को असाइन कर लिया हूँ, वो num1 जो वैल्यू है, वो 100 जो वैल्यू है, अभी वो वैल्यू बन गया है num num2 विच इज इंटीजर टाइप। जब भी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो मुझे प्रिंट होता है num2 विच इज एन इंटीजर वैल्यू। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसमें अगर लिखता हूँ num1, अगर मैं यहाँ पे रन करके देखता हूं, तो मुझे दो वैल्यूज मिलते हैं, num1 विच इज 100 वैल्यू, num2 इज ऑल्सो 100 वैल्यू। इन दोनों में डिफरेंस ये है, num1 बाइट टाइप का डेटा है और num2 इंट टाइप का डेटा है। सो आई रिपीट, in the entire program I'm using two variables. One variable is of byte type, the other variable is of int type. Byte type variable is num1 and int type variable is num2. Now my num1 variable, which is of byte type, is assigned with a value 100. Now num2 is assigned with the byte value num1. Whenever you start assigning the byte value to the num1, whenever you start assigning the num1 value to the num2, automatically my num1 is considered to be an integer value, and whenever I print my num2 will be an integer value. Whenever I print my num1, it will print like a byte value. मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पूरा प्रोग्राम में मैं दो टाइप का डेटा टाइप्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो एक टाइप है बाइट और दूसरा टाइप है इंटीजर। जब भी मुझे इंटीजर चाहिए होता है, तो मैं इंट num2 लिख लिया हूँ। जब भी मुझे बाइट डेटा टाइप चाहिए होता है, तो मैं बाइट num1 लिख लिया हूँ। मेरा दो वेरिएबल पड़े हुए हैं यहाँ पे, num1 एंड num2। num1 है बाइट टाइप और num2 है इंट टाइप। जब भी मुझे ये num1 को मैं जब 100 वैल्यू दे रहा हूं, वो 100 बाइट टाइप के तरह मुझे कंप्यूटर समझता है। जब भी मैं num2 को num1 असाइन करता हूं, num1 बाइट टाइप होते हुए भी वो इंटीजर टाइप समझता है, num2 इंटीजर टाइप समझता है। Even though num1 is in byte type, it will be automatically converted into your integer type once you start assigning num1 value to the num1 value to the num2 variable. Whenever you print it, num1 will become byte type and num2 will become int type. सो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं, जब भी वो वाइडनिंग होता है, जब भी वो छोटा वैल्यू को अगर बड़े वैल्यू में अगर स्टोर, छोटे छोटे वैल्यू को अगर छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप पे अगर स्टोर करना चाहते हो, तो दैट पर्टिकुलर कन्वर्शन इज कॉल्ड वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्शन. Now we look at the advantage of your widening primitive conversion. जब भी हम लोग ये widening primitive conversion यूज करते हैं, तो हम लोग छोटा वैल्यू को छोटा साइज डेटा टाइप से बड़ा टाइप डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्ट करने के वजह से हमको कुछ भी डेटा लॉस नहीं होता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूँ। एक छोटा सा 100 ml कंटेनर में अगर आप पानी लेके, अगर 200 ml कंटेनर में ये पानी अगर पोर करते हो, तो वो फिल होता है या कि हाफ होता है? इट विल बी हाफ द 200 ml कंटेनर, बिकॉज मेरा जो क्वांटिटी है 100 ml which is poured from 100 ml container to 200 ml container. Whenever I put it into 200 ml container, वो ओवरफ्लो नहीं जाता है, that will not become overflow. When it is not overflowing, obviously there is no loss in the water.
एज वी सी इन दिस एग्जाम्पल, जब छोटा कंटेनर से पानी लेके बड़ा कंटेनर में डालने से जैसा पानी बाहर नहीं स्प्लिट होता है, सिमिलरली हमारा डेटा भी अगर छोटे साइज से लेके बड़े साइज पे अगर कन्वर्ट करते हो तो कुछ डेटा लॉस नहीं होता है। सो ऐसे एक डेटा लॉस के बिना कन्वर्ट करना जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज योर वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्शन। एंड जब भी ये कन्वर्शन कर रहे हैं, सो जो डेटा लॉस नहीं हो रहा है, जो ऑटोमेटिकली जब सिस्टम कर लेता है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एडिशनल कोड कुछ नहीं लिखा है, बस वैल्यू असाइन कर लिया है। हम लोगों ने कुछ ज्यादा कन्वर्ट बोल के कुछ ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं लिखे हैं। सो दैट काइंड ऑफ कन्वर्शन विच इज ऑटोमेटिकली डन बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्शन। जब भी हम लोग छोटा मेमोरी वैल्यू में जो डेटा है उसको अगर बड़ा मेमोरी वैल्यू में असाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो टाइप कन्वर्ट हो जाता है। जैसा हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिए थे, बाइट डेटा टाइप ऑटोमेटिकली इंट डेटा टाइप में बदल गया है। ये बदल जाना ऑटोमेटिकली हो गया है, वी डिडंट राइट एनी एडिशनल लॉजिक। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन। जो सिस्टम खुद अपने आप कन्वर्ट कर लेता है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। दिस इज व्हाट इज अवेलेबल इन योर वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्शन। वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्शन में एक चीज ये होता है, छोटे मेमोरी साइज वैल्यू से लेके बड़े वैल्यू साइज में हम लोग बड़ा स्टोरेज साइज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जिसके वजह से लॉस नहीं होता है और ये सिस्टम खुद अपने आप कर लेता है, जिसके वजह से इसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। और ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी है। हम लोग अभी तक बोल रहे थे कि कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन देर आर सम एक्सेप्शंस इन दिस। वो एक्सेप्शन है कि जब भी हम लोग फ्लोट को अगर डबल पे कन्वर्ट कर रहे हैं, जब भी हम लोग फ्लोट को डबल पे कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज ऑफ सेम मेमोरी, इसमें डेटा लॉस होने का चांसेस होंगे। आई रिपीट, जब भी हम लोग फ्लोट वैल्यू को डबल वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, देर आर चांसेस ऑफ लूजिंग योर डेटा, लेकिन वो बहुत स्मॉल डेटा होता है। एंड ऑल्सो जब भी हमारा कन्वर्शन लॉन्ग वैल्यू से लेके फ्लोट वैल्यू और लॉन्ग वैल्यू से लेके डबल वैल्यू में भी जब करना चाहते हैं, आई रिपीट, जब भी हमारा लॉन्ग वैल्यू इज योर 64 बिट, ये 64 बिट वैल्यू को अगर फ्लोट या डबल में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन ऑल्सो वी लूज आर प्रिसिशन। वहां पे भी प्रिसिशन वैल्यू थोड़ा लॉस होते हैं, लेकिन वो लॉस ज्यादा सिग्निफिकेंट लॉस नहीं होता है, जिसके वजह से वो नेक्स्ट हायर इंटीजर वैल्यू जो होता है उससे राउंड ऑफ हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मेरा लॉन्ग वैल्यू होता है विच इज एन इंटीजर वैल्यू, अगर उसको फ्लोट या डबल में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारा मैक्सिमम साइज्ड इंटीजर वैल्यू को अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कुछ डेटा लॉस होता है, वो प्रेसिशन कॉल लॉस होता है। जब वो लॉस हो रहा है तो वो बहुत छोटा सा लॉस है, बहुत मिनिमल लॉस है। वो लॉस को भी राउंड अप करते हुए मैक्सिमाइज्ड वैल्यू पे हम लोग स्टोर करते हैं, द नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू पे हम लोग राउंड ऑफ करके स्टोर करते हैं, जिसके वजह से we get better value than losing some data. That's something called primitive conversion or widening primitive conversion or implicit typecasting. I repeat the entire thing here. We have widening primitive conversion, which converts smaller sized values into a higher sized data type values without any loss. And when this conversion is happening, you don't write any additional code into that program, wherein the system will do that conversion on its own. When system is doing this conversion on its own, this particular widening primitive conversion is called as implicit typecasting.
When you have this implicit typecasting, you don't have any loss in this particular operation. And then there are some exceptions for this. The exceptions are whenever you convert your float into a double, there is a chance of losing your data. And similarly, whenever you try to convert your long value, that is maximum sized integer value, into a floating point value, then also you have some loss or some precision loss in the data, which is not very significant in terms of storage. But yes, even though if you want to overcome that, then it is rounded off to the next integer value so that you don't lose any data. That is how the mechanism of widening primitive conversion is working. This is called your widening primitive conversion. उसका example already मैं कर चुका हूँ. Like whenever you want to take an integer value, so we'll do the example again. Now we'll take a value integer type. Num1 I'm taking it as integer variable, or I'll call it as first. And my first is given with a value 100. And I call my second variable as long variable, and I call the variable as second. Now I have my first variable of the type integer, I have the second variable of the type long. Now I start assigning my second variable, which is a long variable, with a value which is nothing but int. Integer value is nothing but my first. So whenever I print my first value and the second value, whenever I print my second value, whenever I run this, see, I get the first value as 100 and the second value as 100. Now, if you could look at, the first value is nothing but integer value and the second value is a long value. Now, what I'll do, instead of taking it as long because it is an integer type, I'll take it as float. As we have seen, the float can be also be used. The float can also be used for conversion. That is what we have seen in widening. If at all you look at this widening, see, we have been looking at byte can be converted into short, short can be converted into int, int can be converted into long, long can be converted into float, float can also be converted into double, which is higher higher sized ordering is shown over here. So once I come back here, we'll just look at the program. So once I look at this float, first variable is of int type and the second variable is of float type. My second variable is assigned with the first value. That is, integer value is assigned with the integer value is assigned to the floating point variable. Once I assign it, automatically the second value is converted into a floating point value. If you could see, I have a floating point value here. That's how your conversion is done automatically. You don't need to write any additional code here. That's an advantage of something called your widening primitive conversion or implicit conversions in Java. Now we look at narrowing primitive conversion. Narrowing primitive conversion is exactly opposite to what we have learned in widening primitive. Widening primitive में हम लोग क्या कर रहे थे, छोटे वैल्यू को छोटा कंटेनर से पानी लेके हम लोग बड़ा कंटेनर में डाल रहे थे. अभी हम लोग नैरोइंग में क्या करते हैं, बड़ा कंटेनर का वाटर लेके छोटे कंटेनर में हम लोग डालते हैं. जब भी हम लोग बड़ा कंटेनर का पानी लेके छोटे कंटेनर में अगर डालते हैं तो ऑब्वियसली ओवरफ्लो हो जाता है, वो स्पिल होके बाहर आ जाता है. सिमिलरली इन आर नैरोइंग प्रिमिटिव कन्वर्शन ऑल्सो वी स्टोर द वैल्यूज. जैसा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया था, we have 19 types of conversions in your widening primitive, and in your narrowing primitive we have 22 specific conversions available. So कुछ ज्यादा ही available है, because यहाँ पे narrowing में क्या होता है, you can do explicitly, यानी user convert करता है, user forcibly convert करता है. So मैं ये वाला वाटर का एग्जाम्पल फिर से रिपीट करता हूँ. मुझे ये बताओ कि
can I take bigger container water and pour into your smaller container? Obviously yes. लेकिन क्या होता है, जब हम बड़ा कंटेनर का पानी लेके अगर छोटा कंटेनर पे डालते हो तो पानी तो फिल होता है, जब छोटा कंटेनर भर जाता है तो बाकी का पानी पूरा स्पिल होके पानी पूरा लॉस होता है। सिमिलरली हमारा डेटा टाइप्स में भी छोटा में बड़ा मेमोरी साइज का जो वैल्यू है उसको लेके अगर छोटा मेमोरी साइज में अगर डालने के प्रेशर देते हैं तो ऑब्वियसली हमारा कुछ डेटा लॉस होता ही है। So I repeat, in this narrow primitive conversion, we try to take the maximum sized values and put it into smaller sized values. Whenever you try to convert your maximum sized values into your smaller sized values, obviously we will have a data loss. Once we have the data loss, then we try to recover, or we try to do some other manipulations to get the actual data for us. That's what we'll have to do explicitly. So I repeat, narrowing primitive is manually converting. वो automatic था. Your widening primitive was automatic, but narrowing primitive is a manual process of converting your larger valued data types into a smaller valued data types. So once we look at this is called, as we do it manually, this process is called explicit typecasting. The narrowing primitive conversion is called explicit typecasting. And whenever you do it, इसको जो वैल्यू स्टोरेज को है इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। जब भी हम लोग ये मैग्नीट्यूड देखते हैं विच विल ओवरफ्लो, जब भी हम लोग फ्लोट वैल्यू को अगर इंट वैल्यू में अगर स्टोर करना चाहते हैं, ऑब्वियसली फ्लोट वैल्यू का डेटा जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ डेटा लॉस होता है, बिकॉज फ्लोट टाइप में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होते हैं। अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं से 10.23 को अगर इंटीजर वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे आ जाएगा 10 वैल्यू आएगा, सो मुझे 0.23 का लॉस होगा। सो वो लॉस जो हो रहा है विच इज मेजर्ड इन समथिंग कॉल्ड मैग्नीट्यूड। सो अभी मेरा फ्लोट का मैग्नीट्यूड और इंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। फ्लोट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज्यादा है और इंट का कम है। जब भी वो ऑब्वियसली जब कन्वर्शन होता है तो लॉस होता ही है। So which means narrowing primitive conversion will have data loss, wherein your widening primitive conversion will not have data loss, and that is called your implicit typecasting, and this is called your explicit typecasting, where the user will try to manually write the code and do a conversion. वो conversion के लिए this is a program that is available. Now we'll try to see how do we convert it. Now once we come back here, now I wanted to go ahead and run this. I call this first variable as long type, and I call my second variable as int type. So once I do this, obviously यहाँ पे error आ गया है, बिकॉज ये बता रहा है कि हमारा बड़ा कंटेनर से वैल्यूज लेके अगर छोटा कंटेनर में अगर डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बता रहा है कि ओवरफ्लो होएगा, डेटा का लॉस होएगा। So I repeat, the long value is higher in storage and int value is smaller in storage. When I start assigning my lower value, lower sized values with higher sized values, then obviously ये बता रहा है कि overflow होएगा। This long is provided but I require int. So इसको मैन्युअली कन्वर्ट करना होगा। यूजर शुड एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट, यूजर शुड राइट सम कोड सो दैट ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वी राइट इट इंट ऑफ योर फर्स्ट। जब भी ऐसा लिखते हैं तो ये देखो यहाँ पे एरर आ गया है। सो व्हाट डज दिस एरर से? I cannot convert it. Whenever I want to convert it, I cannot convert it. Then how do I use it? देखो, for this we have the solution here. How do we do it? Int of your long value. This is what we were writing it, no? Long equals to some value, int I equals to int of L. देखिए, लेकिन यहाँ पे the same thing that we are writing, जैसा यहाँ पे लिख रहे हैं
int of L. Similarly, we are writing it. But one thing that you should look at it is most of the time int of लिखते हैं whenever, because we are habituated. सी प्रोग्राम में हम लोगों का आदत हो गया है कुछ भी अगर लिखते हैं तो इमीडिएटली मेथड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस दैट यू शुड नोट इट. आप समझ लिए होंगे यहाँ पे डिफरेंस. डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको जो डेटा टाइप है उसको ब्रैकेट पे रखना है. यू शुड नॉट राइट योर वैल्यू. सो दिस इज व्हाट इज अ कॉमन मिस्टेक दैट वी हैव इट. यहाँ पे दो तरीके के मिस्टेक्स आते हैं. एक है कंपाइलर बताएगा कि बड़ा वैल्यू को हम छोटे डेटा टाइप में डाल नहीं सकते. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नोट इट. एंड द सेकंड थिंग इज you should not put your brackets for your variable, but you should put it for your data type, which is nothing but your int type. जब ऐसा लिखते हो तो वो explicit conversion होता है. जब भी हम लोग int of first लिखते हो, then it will make sure that your first value is converted forcibly into integer type. फर्स्ट वैल्यू लॉन्ग टाइप था, वो लॉन्ग टाइप को हम लोग फोर्सिबली इंटीजर टाइप में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं. अभी अगर हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो देयर इज नो एरर. वंस आई रन इट, सी I'll have both of them as integer values. Now we look at with the example of float. अभी हम यहाँ पे float value लेते हैं. अगर ये float value मैं 100.23 लिखता हूँ, so यहाँ पे कुछ एरर है. So let's look at it. Cast float. So floating point value. So we write it as your first equals to 100.23 f, which is my floating point value. Now once I want to convert my floating point value into my integer value, देखो there is no error. Once I remove it, अगर वो इम्प्लिसिटली अगर कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करता हूं तो इम्प्लिसिटली यानी ऑटोमेटिकली वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए मुझे एक्सप्लिसिटली कोड लिखना पड़ रहा है, विच इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट ऑपरेशन. यहाँ पे मैं अभी क्या लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इट एज इंट बिकॉज मेरा सेकेंड वैल्यू है इंटीजर टाइप. अभी मैं अगर इसको रन कर रहा हूं तो इफ एट ऑल यू लुक एट, अभी 100.23 is my floating point value. Whenever I convert it into integer, obviously मेरा conversion explicitly यानी forcibly यूजर के कोड के हिसाब से वो एग्जीक्यूट करके कन्वर्ट किया है, जिसके वजह से मुझे लॉस है. देयर इज अ डेटा लॉस ऑफ 0.23 units. So I lose 0.23 in this particular conversion. This is called your narrowing primitive conversion or explicit typecasting, where you convert higher valued data into a higher typed data into a lower typed data, where you have a data loss. This is what we have it for your primitive conversions, that is your widening and narrow conversions. Hope everybody is clear with this. If you have any questions, please post that questions after the session. Now we also look at one important type, that is most of the time we see the conversions between number to a number, that is number to a floating point value, that is integer to a floating point value, or a floating point value to a number. Now what I wanted to do is I want to convert a value, that is an integer value, into a string value, and a string value into an integer value. To do it, we'll just come back and look at. Now I'll just take this particular variable int I equals to 10. Now I wanted to ensure that this I value is converted into a string value. To convert it, I just take another variable, that is a string variable str. Now I have I as a variable which is storing an integer value. Now to convert this integer value into a string value, I write it as string str.
एज वी हैव सीन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग देख रहे थे, उसको यूज करते हुए अभी मैं लिखता हूं str आई। जब भी वो असाइन करता हूं तो वो मुझे बताता है कि देयर इज एन एरर। वो एरर क्या है? द वैल्यू प्रोवाइडेड इज एन इंटीजर वैल्यू। जो वैल्यू यहाँ पे दी गया है वो इंटीजर वैल्यू है, लेकिन मेरा str जो है स्ट्रिंग वैल्यू है। वो str स्ट्रिंग वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है। सो अभी वो वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रिंग टाइप। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग एंड देन यहां पे लिखता हूं आई। अभी ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है इसको मैं यहां पे पैरेंथेसिस में लिखता हूं एंड ये क्लोज करता हूं। तो देखिएगा यहां पे इट इज आई एम नॉट एबल टू यूज इट। यहां पे अगर देखते हो तो यू कैन नॉट कैस्ट इट, यू कैन नॉट कैस्ट योर इंट इनटू योर क्लास। दिस इज व्हाट आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग इन यस्टरडेज क्लास। अगर कल के क्लास में अगर हम लोग देखते हैं तो आई हैव स्पेसिफिकली टोल्ड यू द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम लोग जब देख रहे थे। सो इन द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आई हैवंट रिटर्न समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग। हम लोगों ने कल के दिन में स्ट्रिंग सेपरेटली देख रहे थे। आई हैव टोल्ड यू स्ट्रिंग इज ए सेपरेट क्लास इन जावा, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे थे। जहाँ जैसे हम लोग यहाँ पे इंट लिख रहे थे, जैसे हम लोग यहाँ पे इंट या फ्लोट जो भी हम लोग लिख रहे हैं, वैसा हम लोग या हमारे स्ट्रिंग को नहीं लिख पा रहे। इसलिए नहीं लिख पा रहे बिकॉज यहाँ पे जब भी हम लोग लिख रहे हैं ये स्ट्रिंग हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ये हमारा एग्जिस्टिंग क्लास है। जब हम लोग हमारा एग्जिस्टिंग क्लास है तो हम लोग एग्जिस्टिंग जावा का सपोर्ट लेना होगा। उसको लेने के लिए हम हमारे पास स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लास कैसे बना है उसको देखना पड़ेगा। हम लोग जब कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक इनबिल्ट मेथड है। जैसा स्ट्रिंग इनबिल्ट क्लास है ऐसा ही स्ट्रिंग क्लास में एक इनबिल्ट मेथड भी है। वो मेथड है वैल्यू ऑफ। जब भी हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं हम लोग वो ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग नहीं लिखते हैं, बल्कि हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। जैसा मेरा स्क्रीन में अभी दिखाई दे रहा है, यू शुड यूज इट एज स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। एंड जो भी अगर वैल्यू यूज करें, जैसा हम लोग सी लैंग्वेज में मेथड ऑफ पासिंग सम पैरामीटर यूज करते हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे मेथड पे वैल्यू ऑफ मेथड पे हम लोग हमारा जो वैल्यू कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको पैरामीटर की तरह पास करते हैं। यहाँ पे जब हम लोग यूज कर रहे हैं वी आर यूजिंग इट लाइक ए मेथड पैरामीटर, वी आर ओवरलोडिंग दैट मेथड, यू आर गिविंग दैट वैल्यू ऑफ मेथड विथ सम पैरामीटर। बल्कि अगर जब डेटा टाइप का कन्वर्शन हो रहा है यू शुड पुट दैट ब्रैकेट्स फॉर कन्वर्शन फॉर द डेटा टाइप। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग पे यूज कर रहे हैं तो वी शुड नॉट यूज इट लाइक स्ट्रिंग of I, but for you should use it as string dot value of. You should use it as string dot value of. Whenever you want to pass that parameter, you pass that parameter I over here. Now it will convert my I into a string type. Whenever I print I will be printed like a I will be printed like a integer value. Whenever I print the same 10 value, which will be printed as a string, my 10 will be printed as string because of str, and my I will be printed as your int because of the integer data type. आई रिपीट, यहाँ पे आई मुझे इंटीजर डेटा टाइप में प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे str मुझे स्ट्रिंग टाइप में प्रिंट कर रहा है। अगर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे अगर फ्लोट भी ले लेते हैं समझने के लिए, अगर फ्लोट भी ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट j इक्वल्स टू j, बस यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर करता हूं। अगर ये इंट को अगर फ्लोट में मुझे अगर कन्वर्ट करना है तो मैं लिखता हूं
j equals to int, which is typecasted, and I'll put it as I over here. This is with respect to primitive data types. अगर हम लोग string में convert करना चाहते हैं तो हमको use करना होगा string dot value. अभी ये एग्जाम्पल में हम लोग ये देखें, एक इंटीजर वैल्यू या कुछ और वैल्यू को अगर स्ट्रिंग टाइप में अगर कन्वर्ट करना है तो हमको इनबिल्ट स्ट्रिंग क्लास का यूटिलाइजेशन करना होगा. वो स्ट्रिंग क्लास में एक इनबिल्ट मेथड है विच इज वैल्यू ऑफ. वो मेथड में पैरामीटर पास करके यानी हमारा वैल्यू पास करके हम लोग अपना डेटा टाइप यानी न्यूमेरिकल या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को हम लोग स्ट्रिंग के तरह कन्वर्ट करते हैं. दिस इज हाउ यू कन्वर्ट एन इंटीजर और a numerical value into a string type. Now we look at our presentation to convert this was an example which converts your int type into a string type. Now we look at another example which converts your string into int. Now you get into a concept called parsing the values. So whenever you have a value, that value can be converted into another data type with the help of a method called parsing. Whenever you parse, the data will be converted from one type to the other type. Now we just go ahead and look at it. Now we take this str. Otherwise, we'll take another example so that we don't get into any confusions. I'll put it as str equals to say 100. Now this 100, so this str should be given with a data type. So we give this data type. We call it as string str equals to 100. Now once this str string whatever I have it, if at all I want to convert that into an integer type, to convert into integer type, I write it as int I. अभी इसको assign करने के लिए to assign I value with a string value, I use it I equals to your your integer dot, you have a class integer dot parse int. This converts your value into an integer. Whenever you pass your str parameter, this will try to accept your parameter here. Whenever you pass it, then it will convert it into your integer value. This is how you parse your string value into an integer value. Now whenever you run this, you get your 100 printed, which is first I is your integer type and your str is a string type. The first value is an integer type and the second value is a string type. This is how you convert your integer value into a string type and a string value into an integer type. To convert your string value to an integer type, you use something called parsing. If at all you want to convert your integer or a numeric value into a string type, then you use the inbuilt method called value of, which is available in your string class. मैं फिर से repeat कर रहा हूँ. The string can be converted into an integer or a numerical value, and a numerical value can also be converted into a string. And whenever you are converting a numerical value into a string, you use something called numerical value into a string, then you use something called value of method, which is available in string class. And this string class, whenever you execute it, that method gets executed and that converts your integer value into a string. Similarly, when you want to convert your string into an integer, then you make use of something called parsing. Whenever you parse, it will take the values as input and convert it into the required parsing type. So in this example, we are converting it into integer. Right? This is how we work with something called parsing. So this is how you convert your int to string and string to int with the help of something called
typecasting or parsing, right? Now we just look at the second concept for today. Now it is about to be 3 o'clock. So as we are entering into the new concept, let's break here for 5 minutes and give your attendance so that we can continue with the next concept. I repeat, we will break for 5 minutes here because we have completed one of the concepts called data conversions. So we will take a break for 5 minutes here, यहाँ पे हम लोग 5 मिनट्स ब्रेक ले लेते हैं एंड सब लोग अपना अपना अटेंडेंस ग्रुप में दे देंगे. सो अपना अपना काइजला ग्रुप में अटेंडेंस दे दो. और अभी टाइम है 2:53. वी विल कनेक्ट टू एट 2:58 एंड कंटिन्यू विद द क्लास. I repeat, we will connect at 2:58 and do the class. Please don't disconnect from the YouTube channel. Please give your attendance and reconnect and start listening. Please give your attendance and start listening. Welcome back, all of you. Hope all of you have shared your attendance. So we'll just continue looking at it. So till now we have been looking at something called type conversions, that is typecasting concepts, wherein you were able to convert one data type into the other data type. This is the basic that you are supposed to learn before you start writing your programs. The second basic concepts that you should learn before you start writing any of the programs is your operators. यानी कि
अगर कुछ प्रोग्राम करना चाहते हो या फिर कुछ एक्सप्रेशन या कुछ कोड लिखना चाहते हो, तो एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के साथ क्या करना है, कैसे करना है, वो पहले समझना पड़ेगा। यानी कि एक वैल्यू को दूसरा वैल्यू से ऐड करना, यानी एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू से कंपेयर करना, ये सब कैसे करना है आपको पता पता रह के रहना चाहिए होता है। यानी यू शुड नो इट बिफोर यू स्टार्ट डूइंग दिस। So, if you want to be a good programmer from the day one, you should be very strong at your data types and the operators and how the data conversions are also working. I repeat, किसी प्रोग्राम में अगर आप अच्छे प्रोग्रामर अगर बनना चाहते हो, तो आपको डेटा टाइप्स कैसे रहेंगे, डेटा टाइप का कन्वर्शन कैसा होगा, और ये ऑपरेटर्स कैसे यूटिलाइज किया जाता है, ये सब पता चलना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये ऑपरेटर्स में देखते हैं, तो कई तरह के ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे देखते हो तो कुछ पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स, यानी कुछ ऑपरेटर्स वैल्यू से पहले लिखते हैं और कुछ ऑपरेटर बाद में लिखते हैं, और कुछ ऑपरेटर दो वैल्यूज के बीच में यूज करते हैं। ऐसा वी हैव मल्टीपल वेज ऑफ यूटिलाइजिंग द ऑपरेटर्स। Now, if at all you look at my screen is showing some of the operators and its precedence. यानी कि किसका पावर ज्यादा है, यानी किसको प्रियोरिटी देते हैं। अगर एक एक्सप्रेशन है, अगर एक एक्सप्रेशन है 10 ओपन ब्रैकेट्स क्लोज ब्रैकेट्स, इसके अंदर 20/10, अगेन आई ओपन ए ब्रैकेट, 10 स्टार 2/10 modulus 5, then we should understand which operation will run first. इसमें कौन सा ऑपरेशन पहले करना होगा, वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। वो क्लैरिटी हमको ये टेबल देता है। ये टेबल बताता है प्रेसिडेंस, यानी किसका कौन सा ऑपरेटर पहले ऑपरेट करना है, कौन सा ऑपरेटर बाद में ऑपरेट करना है। अगर ये टेबल देखते हैं, जो ये टेबल में पहले आ रहा है, ये टेबल में जो टॉप मोस्ट लिखा हुआ है, दैट हैज हायर प्रेसिडेंस, यानी उसको प्रियोरिटी ज्यादा दिया जाता है। एंड जो भी बॉटम में है, उसको बहुत कम प्रियोरिटी दिया जाता है। एंड कुछ ऑपरेटर्स एक ही में मल्टीपल ऑपरेटर्स है, यानी कि यहाँ पे अगर देखते हैं तो डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कुछ ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं, दोनों को इक्वल प्रियोरिटी दिया जाता है। सो टॉप डाउन अगर देखते हैं, तो टॉप में बड़ा हायर प्रियोरिटी रहेगा और बॉटम में लोअर प्रियोरिटी रहेगा। और एक ही लाइक यूनरी ऑपरेटर्स अगर वहां पे देखते हो, तो उन सब का एक ही प्रियोरिटी रहेगा। सो विच आर लिस्टेड आउट जस्ट बिसाइड वन अनदर, ऑल ऑफ देम हैव सेम प्रियोरिटी, इक्वल प्रियोरिटी रहेगा। जब इक्वल प्रियोरिटी रहेगा, तो लेफ्ट से राइट एग्जीक्यूशन होएगा, लेफ्ट से राइट कंप्यूटेशन होएगा। I repeat, whenever you have equal precedence, then you have left to right precedence order. एंड जब भी वो प्रेसिडेंस ऑर्डर देखते हैं, तो ये टेबल में जितना टॉप से बॉटम है, प्रेसिडेंस ऑर्डर कम होते जाएगा। टॉप मोस्ट विल हैव हायर प्रियोरिटी एंड बॉटम मोस्ट विल हैव द लोएस्ट प्रियोरिटी इन द ऑपरेटर्स। अगर ये ऑपरेटर्स पूरा अगर देखते हैं, तो ये ऑपरेटर्स को क्लासिफाई किया गया है। ये ऑपरेटर्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूसेज, इसके यूसेज के हिसाब से, यूसेज के वास्ते इनको कैटेगराइज किया हुआ है। वो कैटेगरीज जो जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करते हैं, तो उनको कहा गया है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर। जो लॉजिकली यानी कंपेयर करते हुए कर रहा है, तो उसको लॉजिकल ऑपरेटर कहा गया है। एंड जो भी ये बाइनरी वैल्यूज यानी जीरोज एंड वंस के हिसाब से ऑपरेशन करता है, तो उसको बिटवाइज ऑपरेटर कहा गया है। सो जैसा हमारा यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसके यूटिलाइजेशन के हिसाब से हमको ये ऑपरेटर्स का कैटेगराइजेशन दिया गया है। सो पहले आपको ये प्रेसिडेंस ऑर्डर सीखना पड़ेगा।
और याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये कुछ एक्सप्रेशन दिए जाते हैं और से फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाता है एंड यू विल हैव ऑप्शंस लाइक दिस, right? So you'll have to choose among them. I'm just giving you options like this, लेकिन करेक्ट आंसर के साथ वहां पे आंसर ऑप्शंस दिए जाते हैं, सो आपको सही आंसर देना पड़ेगा। वो वैसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको ये प्रेसिडेंस ऑर्डर याद रहना बहुत जरूरी है। सो पीपल who are now watching my screen, ensure that यू लर्न दिस प्रेसिडेंस ऑर्डर टेबल। आपको याद रहना होगा पोस्ट फिक्स हैज हायर प्रियोरिटी, असाइनमेंट हैज लोअर प्रियोरिटी। ऐसा करके आपको ये प्रियोरिटी पूरा ऑर्डर पूरा एक के बाद एक आपको सीखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस जो मैं अभी नोटपैड में दिखा रहा था वो क्वेश्चंस आप आंसर कर सके। आई रिपीट, you should learn this precedence order table and you should remember this order so that you answer certain questions which are asked based on this precedence order. It is very very important for all of you. So as I have told you, 40 to 45% जो expressions में है, that expressions will be formed because of this precedence table. Please ensure you learn this. Now we get into the first category, that is arithmetic operators. ये arithmetic operators जैसा मैं बोल रहा था, ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए, यानी कि एडिशन सब्सट्रैक्शन जितने आप हमको बोर्ड मास जो बताया गया था हमारे मैथमेटिक्स क्लास में, वो मैथमेटिक्स प्रोबेबली आप भूल गए होंगे, हम आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में किया होगा, बट लेकिन हमको एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसमें हम सीखे हुए हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जस्ट किडिंग, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम लोग कर रहे थे, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस पूरा हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में सीखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एडिशन ऑपरेशन करने के लिए वी यूज प्लस ऑपरेटर, फॉर सब्सट्रैक्शन वी यूज माइनस ऑपरेटर, and for multiplication we use star operator, and slash we use it your division operator, and modulus operation is performed with the help of your modulus, right? So all these arithmetic operators are used for your mathematical operations. Basic board mass operations are used in your arithmetic operators. Next is a unary operator. What is the difference between the plus there and the plus here? अगर वहां पे देखते हैं तो यू दैट इज बिटवीन द वैल्यूज, दैट इज बिटवीन द टू वैल्यूज। वो टू वैल्यूज से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं लिखता हूं 10 + 20, यहाँ पे अगर देखते हैं तो माई 10 दैट आई हैव इट हियर and my 20 that I have it here, अगर इसको देखते हैं तो this 10 is called operand, and my 10 that I have it here is called operator, and my 20 that I have it here is called operand. जब भी ये दो ऑपरेंड्स के बीच में हम ये प्लस यूज कर रहे हैं, then this plus is used as an operator between two operands, then it is used as your arithmetic operator. But if at all you look at the same plus symbol, whenever I'm using it as unary operator, then it operates as plus, which is representing a value as a positive value. यानी कि अगर मैं ये सेम प्लस ऑपरेटर को अगर 10 के साथ यूज कर रहा हूं, एक ऑपरेंड के साथ यूज कर रहा हूं, तो ये मेरा यूनरी ऑपरेटर बन गया है। ये मुझे पॉजिटिव वैल्यू डिनोट करते हुए बता रहा है। अगर सेम माइनस को अगर हम लोग देखते हैं, ये सेम माइनस को यहाँ पे अगर देखते हैं, तो ये मुझे अर्थमेटिकल ऑपरेटर बन गया है। वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर जब टू ऑपरेंड्स के बीच में है, तो देन इट इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक ऑपरेटर। जब वो अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो वो दो वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट कर रहा है। अगर उसी माइनस ऑपरेटर को अगर मैं एक ऑपरेंड के साथ, यानी एक ऑपरेटर एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड के साथ, यानी 10 के साथ अगर मैं यूज कर रहा हूं,
देन मुझे ये 10 के साथ जब मैं ये ऑपरेटर यूज कर रहा हूं तो ये यूनरी ऑपरेटर बन गया है और ये माइनस ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है एंड इट इज नेगेटिंग द एक्सप्रेशन, इट इज गिविंग ए नेगेटिव वैल्यू टू द एक्सप्रेशन। सिमिलरली अगर जब हम ये डबल प्लस यूज करते हैं, अगर दो नंबर के बीच में अगर डबल प्लस यूज करते हैं देन वी कैन नॉट यूज इट। अगर डबल प्लस किसी नंबर के साथ, दिस इज नॉट राइट, यू शुड नॉट यूज इट दिस वे। जब भी हम ये ऑपरेटर डबल प्लस ऑपरेटर कुछ ऑपरेंड के साथ यूज कर रहे हैं तो वो वन वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता है, द 10 विल बिकम 11। सिमिलरली अगर ये माइनस डबल माइनस देते हैं तो ये ऑपरेंड नेगेट कर वन वैल्यू लेस कर देता है, सो इट विल डिक्रीमेंट बाय वन वैल्यू। जब भी हम डबल प्लस लिखते हैं तो इट इज गिवन एज, जब भी हम लोग डबल प्लस लिखते हो तो इट विल बी इंक्रीमेंटेड विथ वन वैल्यू, जब भी हम लोग डबल माइनस लिखते हैं तो इट विल बी डिक्रीमेंटेड विथ वन वैल्यू। एंड जब भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं तो इट गिव्स द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, यानी कि इट इनवर्ट्स द वैल्यू ऑफ बुलियन, यानी अगर ट्रू देते हैं तो फॉल्स बनता है, फॉल्स देते हैं तो ट्रू बनता है। दैट्स योर यूनरी ऑपरेटर्स। अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं तो ये कैलकुलेशन के लिए लिखते हैं, एंड जब भी यूनरी ऑपरेटर्स अगर देखते हो तो ये इंडिकेट करने के लिए, वेदर पॉजिटिव को नेगेटिव करने के लिए या फिर एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए या डिक्रीमेंट करने के लिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव बतलाने के लिए, नेगेटिव को नेगेटिव बताने के लिए वी मेक यूज ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स। there is an example here, you can look at when the pdf is shared with you। जब भी आपको pdf शेयर होता है तो देख लेना, यूनरी ऑपरेटर्स का एक एक करके एग्जाम्पल दिया गया है। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है, ये भी दो ऑपरेंड्स के बीच में काम करता है, यानी जैसा हम लोग ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं उसी उसी उस सिमिलरली ऐसा ही हम लोग या रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज करते हैं, यानी दो ऑपरेंड्स को एक ऑपरेटर के साथ, यानी एक ऑपरेटर जैसा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक ऑपरेटर के साथ हम चेक करते हैं। वहाँ यहाँ पे हम लोग पहले जब अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे दोनों ऑपरेटर को एक साथ करके हम लोग कुछ ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। सो व्हेनेवर यू यूज अ रिलेशनल ऑपरेटर यू कंपेयर योर लेफ्ट ऑपरेंड विथ राइट ऑपरेंड। I repeat, my left operand is compared with the right operand in the relational operations. So when I repeat, whenever I use relational operator, the operator will be between my uh, two operands, and the left operand will be compared with the right operand. And double equal to is an operand which says whether my both the operands are correct equal or not. If my both operands are equal, then my double equal to operator will return true. If my values are, if my both the operand values are not equal, then it will return false. And the second one, second operator, if at all you could look at exclamatory mark and equal to, this is called as not equal to operator. Whenever this not equal to operator is applied between two operators, two operands, then the first operand is compared with the second operand, yani left operand is compared with the right operand, so that जब भी ये लेफ्ट ऑपरेटर राइट ऑपरेटर से कंपेयर करने से अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो वो यस देता है, यानी ट्रू देता है। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होते हैं तो वो फॉल्स देता है। नॉट इक्वल टू विल रिटर्न फॉल्स if at all both the values are equal. Not equal to will return true if both the values are not equal. And similarly greater than operator.
सो आप समझ सके होंगे। अभी यहाँ पे अगर देखते हैं तो ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से कंपेयर किया जाता है। अगर लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेटर से अगर ज्यादा है, इज ग्रेटर, देन वो ट्रू देता है। अगर लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से कम है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। आई रिपीट, लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से अगर कम है तो वो फॉल्स देता है। अगर लेफ्ट लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से ज्यादा है तो वो ट्रू देता है। सिमिलरली योर ग्रेटर, योर लेस देन ऑपरेंड एंड योर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का भी चेक होता है। अगर लेफ्ट ऑपरेंड is greater than or equal to right operand, then it will give true. If left operand is less than your right operand, then it will give me false. I repeat, ये दोनों में ये अंतर है। ये थर्ड वन में और फिफ्थ वन में ये डिफरेंस है। if at all you give it as 10 is greater than or equal to 10, then ये true देता है। in this case it will give me true. अगर ये निकालता हूं तो इट विल गिव मी फॉल्स, बिकॉज ये मैंडेटरली इससे ज्यादा होना चाहिए होता है। 10 पॉइंट अगर 1 भी लिखते हैं तो ये ग्रेटर हो जाता है, देन इट विल गिव मी फॉल्स। इफ इट इज इक्वल टू, then obviously it is necessary that it should be greater than 10 or equal to 10. This is how you work with something called relational operators. And उसके लिए एक program भी दिया गया है, you can just look at this program. If you have any questions, you can always come back to me on this. Next, similarly, you have something called logical operators. Logical operators will compare two conditions. So when two conditions, how to join two conditions is what we look at in logical operator. अगर समझो कि आप कुछ कंडीशन ऐसा लिखना चाहते हैं, इफ रेड लाइट पे जैसा हमारा सिग्नल होता है, सिमिलरली अगर कुछ लिखना चाहते हैं, मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, मेरा रेड लाइट का लॉजिक, रेड लाइट में अगर रेड भी हो या ऑरेंज भी हो, देन पीपल कैन वर्क। आई रिपीट, रेड और ऑरेंज अगर दोनों एक साथ आते हैं तो देन पीपल शुड नॉट वर्क। आई रिपीट, मेरा आई एम सॉरी, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर रेड लाइट में यानी सिग्नल में, इन द सिग्नल, if at all you get red and orange together, only then you should stop. In that case, how do you write it? You write a condition: if light is equal to red and light is equal to orange, then you should be able to walk, right? Now we are using and, because I need both the lights glowing. When red and orange both of them are glowing, only then I should walk. In those kind of, when you want to merge two conditions and ensure that the two conditions are satisfied, then you use something called your and operation. So where you use double ampersand. Whenever you use double ampersand, it will be considered as and operator. And I give a facility to the user. I give a facility to the user. If there is red light or orange light, then you should mandatorily stop. If you write a condition that if red light is there or orange light is there, if any of them is there, then I should stop. In those kind of conditions, we make use of or. Either red light or orange light, जो भी दिखता है मुझे stop होना चाहिए होता है। In those kind of cases, we use something called or operator like this. We use light equal to red or light equal to orange so that we will stop working. This is how we use something called your operators, nothing but logical operators, which will compare two conditions. And similarly,
I have something called not operator which will reverse its states. As in like हम लोग देख रहे थे in the other area also. So this operator, if it is true, it will tell me false. If it is false, it will tell me true. This is how the logical operators are working. And इसके लिए again there is an example, we will share it in the PDF. Just look at it. बहुत आसान रहेगा. If there is any question, please come back to me. And then the next question, the next type that we look at, that is bitwise operators. I've already told you, अगर एक integer number लेते हैं I'm sorry, अगर एक इंटीजर नंबर लेते हैं तो वो इंटीजर नंबर का कुछ बाइनरी बाइनरी वैल्यू होता है. अगर वो बाइनरी वैल्यूज के ऊपर बिट के वजह से वो बाइनरी वैल्यूज पे अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं, then in those kind of cases we use binary operators. These binary operators are your like your single ampersand अगर use करते हो तो and which will be binary and operator. And then to use OR operation, you use one OR for your binary OR operation, and you have an XOR operation which copies the bits. And then similarly you have complement operator, जैसा exclamatory use कर रहे हैं, similarly we have complement operator. ये flip करता है, अगर 0 है तो 1 करता है, 1 को 0 करता है, which flips the binary ones. So this is how you work with something called binary complements. And then you work with binary left shift, यानी एक value shift करता है, left shift करता है. Similarly right shift करने के लिए you have binary right shift. As in like you have left shift, you have right shift also. यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो बाइनरी वैल्यू होता है, जब भी लेफ्ट शिफ्ट बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो वो बाइनरी वैल्यूज एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट होते हैं. सिमिलरली अगर राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हैं तो एक वैल्यू राइट शिफ्ट होते हैं. सिमिलरली अगर नॉन जीरो ऑपरेटर पे अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो 3 ग्रेटर देन वैल्यूज का यूटिलाइज करते हैं, so that it shifts. So to look at this example also, there is a program that is listed out. Please look at this program. Please do this program in your phone or in your computer. And if you have any questions, please come back to us. So as in मैं बता रहा था यहाँ पे any value will be having some binary notation. जैसा हमारा decimal notation है, that is 10 power notation, 10 base notation है. Yesterday we have seen the numbers that are used in 3 different notations: decimal notations base 10, and hexadecimal notation base 6, and your binary notation base 2. Similarly अगर अगर hexadecimal यूज कर रहे हैं तो 0 to 9 आएगा और A to F आएगा. If it is a regular decimal value, 0 to 9 digits आएंगे. एंड अगर बाइनरी लेते हो तो 0 to 1 ही आएगा. अगर ये नंबर को बाइनरी शिफ्ट ऑपरेटर से यूज करना चाहते हो तो ये नंबर को ऑटोमेटिकली सिस्टम बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और बाइनरी ऑपरेशन करेगा. अगर यहाँ पे 12 देखते हो तो 12 का एक बाइनरी वैल्यू है, वो बाइनरी वैल्यू लेके उस पर ऑपरेट कर रहे हैं. So this is how you work with something called binary operations. जब भी बाइनरी ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हो तो बाइनरी वैल्यू को ही लेता है. Even though you give the value in decimal values, then it will be converted into an what we call binary value, and the binary values will be executed with the help of something called binary operators. Now we have assignment operator. Assignment operator will start assigning the value. Say अगर जैसा हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, say I want to take a variable int I. अगर ये वेरिएबल को, ये I वेरिएबल को अगर 10 वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, so if at all we are interested in assigning the value to this I, then I give it as I equal to 10. This equal to is called assignment operator. And in addition to this, we have some existing assignment operators, which is AND assignment. Whenever you have this operator, whenever you give it as plus equal to, will work something like this. Say if at all I is equal to 10, अगर ये I को फिर से अगर I have this 10 available, and for every time assume that I want to add 2 to this particular value, then what you can just do is I equal to I plus
2. दिस इज हाउ वी गिव वैल्यू. अगर ये 10 को अगर असाइन 10 को अगर 2 वैल्यू से ऐड करना चाहते हैं, सो वी गिव इट एज 10 plus 2. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज I equals to I plus 2. This is also written as I plus equal to 2. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरा I का वैल्यू है 30. अगर ये 30 वैल्यू को 5 से अगर ऐड करना चाहते हैं, सो व्हाट हाउ वी कैन राइट इट, I इक्वल्स टू 30 प्लस 5. लेकिन ये 30 वैल्यू ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, सो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं I के साथ. नाउ मेरा एक्सप्रेशन हो गया है I इक्वल्स टू I प्लस 5. इसी एक्सप्रेशन को हम लोग जावा में I प्लस इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं. This is called your assignment operator with add and assignment operator. Similarly, we can have subtract and operator, multiplication and operator, and similarly you have divide and so on. जितने भी हम लोग operators, arithmetic operators and your regular shift operators जितने भी हम लोग use कर रहे हैं, all of them can be used with assignment operator. So whatever the operators that we have seen till now, all those operators can be used with your assignment operator. यानी कि you can use I minus equal to, you can use I modulus equal to, you can also use I shift equal to. So you can use the assignment operator in your real time with the help of your operator with AND operator. That is your, if it is add operator, then add and assignment operator. You can use equal to with all the operators that you were using in all the other operators. So जितने भी other operators आप use कर रहे हो, वो operator को equal to के साथ use कर सकते हो. That's an advantage that you have it with assignment operator. So with this, we finish off all the operators. So you can just look at all of these programs. I'll share this PDF with you. So you can look at this PDF and ensure that you execute this. As I have already told you yesterday, whenever you want to assign this, whenever you want to work with this, सो यू कैन जस्ट ये जितने भी प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम्स अपने अपने मोबाइल में या फिर अपने अपने कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करना चाहते हो. अगर आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है, या फिर कंपाइलर काम नहीं कर रहा है, या आईडीई इंस्टॉल नहीं है, देन प्लीज डोंट वरी, यू कैन डायरेक्टली जस्ट गो एंड सर्च इन गूगल कॉल्ड ऑनलाइन जावा कंपाइलर. एंड उसके बाद ऑनलाइन जावा कंपाइलर के कंपाइलर क्लिक करने के बाद देर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स दैट आर अवेलेबल. बट ये ऑनलाइन जीडीबी जो है बहुत कंफर्टेबल रहेगा. ये ऑनलाइन gdb.com पे चले जाना एंड वॉट एवर द प्रोग्राम्स दैट आई हैव रिटन, उसको यहाँ पे फिर से टाइप करके चेक कर लीजिएगा हाउ टू वर्क विद दिस, ताकि आप ऑपरेटर्स में you will get an experience. If at all you are not thorough with the operators, then unnecessarily you write multiple lines of code. If you are not clear with, if you are not clear and thorough, if you are not confident with your operators, एक स्टेटमेंट लिखने के वजह आपको 2-3 लाइन ज्यादा लिख लेते हैं, बिकॉज ऑफ विच कोड का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है. एक एक करके जब एग्जीक्यूट करेगा, नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स जो टाइम कंज्यूम होता है वो बढ़ जाता है. सो you, to minimize your code, you should be very sure about your operators, कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है. एंड आज से आपको असाइनमेंट मिलेगा, एंड आज का असाइनमेंट है, there are 3 questions. There are 3 questions which I am sharing it here on my screen, and आपको अपने अपने ग्रुप्स में भी शेयर किया जाएगा. एंड कल के दिन अगर आप ये सही तरह से किए हैं कि नहीं, वो आप कल के क्लास में चेक कर सकते हो. आई विल गिव द आंसर्स फॉर दिस इन योर नेक्स्ट क्लास. बट अभी ये 3 क्वेश्चन है, आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है आज के लिए. आई रिपीट, यू हैव योर फर्स्ट असाइनमेंट टुडे. प्लीज एंश्योर यू कंप्लीट दीज 3 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, ये अगर
आई मॉड्यूलस जे अगर करते हो तो आपको आउटपुट 2 आ रहा है, what is that you should modify so that you get the value as 8। अगर ये आउटपुट आ रहा है तो 2, उसको आप क्या करना चाहिए होता है ताकि आपको 8 आउटपुट मिल जाए। एंड दूसरा है यहाँ पे सेकंड, ये जो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूट करने से एक यहाँ पे एरर आ रहा है, वो एरर को आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आई रिपीट, यहाँ पे कुछ एरर आएगा, वो एरर को आपको रेक्टिफाई करना होगा। और तीसरा है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ चेंज करना होगा ताकि जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट 40.0 फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, these are the 3 questions. This is your first assignment and you should ensure according to the given questions, and you have to submit this assignment before the class tomorrow. Before we start your class tomorrow, all of you should share your assignment in the Kaizala groups. I repeat, all of you should share your assignment in the Kaizala group before I start your class tomorrow. There are only 3 simple questions, you are supposed to do it. And the second work that is given to you for today is, जितने भी programs हैं, जितने भी ऑपरेटर्स के लिए एक एक प्रोग्राम आपको पीडीएफ में दिया जाएगा, वो पीडीएफ देखते हुए आप अपने अपने कंपाइलर में वो कोड रन के चेक कर लीजिएगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज ऑपरेटर्स। 2 काम दिए गए हैं, ऑपरेटर्स प्रोग्राम्स पूरा जितने भी अभी मैं दिखा रहा था वो प्रोग्राम्स पूरा एग्जीक्यूट करना है। दूसरा टास्क है, वो 3 क्वेश्चन किए गए हैं, वो 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, एंड बिफोर आई टेक क्लास टुमारो आपको सबमिट करना होगा। राइट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। एंड अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज अपने अपने कैजाला ग्रुप में अभी पोस्ट कर लीजिएगा, एंड 5 बजे से पहले वो क्वेश्चन पूछ